हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने बात की थी एक फाइनाइट वायर के लिए इंटेंसिटी निकालना। तो उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन हुए थे। अब और देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। जैसे अगर मान लो कह दिया गया एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड जो है वो ए और दो साइड जो है उन पर जो आवेश चार्ज दिया गया माइनस लेमडा, इस पर प्लस लेमडा और इस पर भी प्लस लेमडा, पोलर पर मीटर चार्ज हटा गया। तो सेंटर पर इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले आप इसके डायगोनल मिला दीजिए। अब डायगोनल अगर मिला है तो एक साइड को इसको चेक करिए पहले। अब इसकी वजह से देखो, इसको यहां से लंब डालिए, नॉर्मल डालो, तो ये वाली जो साइड बची वो बनी a/2 आधी। ये 45, ये 90, तो ये भी कितना बना 45, तो ये भी कितना बना 45। अब इसमें हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी वायर बराबर एंगल अगर ऊपर नीचे बनाता है तो उसका पैरेलल जो कंपोनेंट बनता है वो गायब हो जाता है और कौन सा बचता है, केवल परपेंडिकुलर वाला ही कंपोनेंट बचता है, लंबवत वाला, तार के लंबवत वाला घटक बचता है। और वो कितना होता है, E = K λ/r sin θ1 प्लस sin θ2, केवल यही बचता है। जो यहाँ पर समांतर कंपोनेंट बनता है वो हमेशा गायब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका एक कंपोनेंट बचा, वो किधर होगा, तो यहाँ ये वाले पॉइंट को अच्छा मान करके डायग्राम बनाते हैं इसका। अब देखो प्लस लेमडा की वजह से जो भी इंटेंसिटी बनी वो ऐसे बाहर बनी, कितनी बनी K λ/r, r कितना है a/2 sin θ1 प्लस sin θ2 मतलब 2 sin 45। अब इसको चाहो तो डायरेक्ट भी लिख लो, ये वाला तो गुणे में गया तो बराबर बन गया 2 K λ/a और ये बना 2/√2, कितना गया इसकी वजह से। अब ध्यान से देखो तो हर वायर के लिए जो भी इंटेंसिटी बनेगी वो इतनी ही बनेगी, बस अंतर क्या होगा कि प्लस अगर लेमडा है तो इसकी वजह से इंटेंसिटी बाहर की ओर, अगर माइनस लेमडा है तो इंटेंसिटी इसी की ओर। लेकिन इंटेंसिटी कभी भी इस पर डिपेंड नहीं करती, लेमडा पर निर्भर नहीं करती, केवल किस पर डिपेंड करती, दूरी पर, डिस्टेंस जो होती है उस पर। तो यहां पर देखो इसकी वजह से बाहर, तो इस माइनस लेमडा की वजह से उसी दिशा में तो ऊपर ही बन गया, कितना बना, तो यही कंपोनेंट 2 2 4 K λ/a√2। इस प्लस की वजह से दूर मतलब ऐसे 4 K λ/√2a और इस माइनस लेमडा की वजह से तार की तरफ 4 K λ/√2a। अब अगर ध्यान से देखो तो दो वेक्टर एक डायरेक्शन में, मतलब ये और ये तो जुड़ गए, सीधे जोड़ लो। तो ऊपर कितना बना, ऊपर बना 8 K λ/√2a और इधर दोनों जुड़े तो कितना बना 8 K λ/√2a। अब एक को P मान लो, दूसरे को Q मान लो, परिणामी कहां बना, बीच में, कोण कितना बना 90। कौन सा फार्मूला, R² = P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos 90, तो कोण बीच का 90। तो ये कंपोनेंट गायब हुआ। इसको और इसको स्क्वायर करके जोड़ो और रूट हटाओगे तो जो भी फाइनली आंसर आया वो कितना आया, √2 स्क्वायर हटाने पर इंटू 8 K λ/√2a। अब इसमें देखो ये दोनों कैंसिल हो गए तो जो फाइनल आंसर बना इंटेंसिटी का वो कितना आया 8, K की वैल्यू 4πε0 λ/a। ये बना आंसर इसका। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप ऐसे इनको सॉल्व करेंगे। और देखिए कुछ क्वेश्चंस पर, अगर दो वायर मान लो इनफाइनाइट वायर है, ऐसे रखे गए, यहां से और यहां से
ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, इस पर भी लैम्डा और इस पर भी लैम्डा, चार्ज बांटा गया। तो इस वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। और हाँ, ये भी ध्यान रखिए, इस पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप ये लैम्डा हटाइए, करंट आई करिए, सब वही क्वेश्चन मैग्नेट के बन जाएंगे टोटल आगे चल करके। तो ये तो प्रॉपर्टी थी इंटेंसिटी की। अब देखिए इसमें और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर टाइप का एक एक क्वेश्चन दो हो जाए ताकि आपका नुकसान ना हो। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो, अगर दो चार्ज लिए जाएं, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, मतलब उनका मैग्नीट्यूड समान हो, चिन्ह विपरीत हो, और अगर वो कम से कम दूरी मतलब अल्पतम दूरी पर रख दिए जाएं, तो जो सिस्टम बनेगा उसी का नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव। मतलब ये जो डिस्टेंस मान लेंगे कितनी 2l, मतलब ओरिजिन यहां हो जाएगा तो इधर डिस्टेंस l, इधर भी l, टोटल कितनी 2l। तो परिमाण में समान किंतु विपरीत आवेश अगर अल्पतम दूरी पर रख दिए जाते हैं तो जो सिस्टम बनता है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए, जैसे इसमें दो टाइप के एग्जाम्पल बनते हैं। एक तो बना NaCl, HBr, HCl, AgNO3, H2O, और दूसरी कंडीशन जो बनी CCl4, CO2, H2, N2, O2 आदि, ये सब। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो पहचान डेफिनेशन हो गई। अभी क्या टाइप बने, तो टाइप क्या मतलब ये समझिए, एग्जाम्पल पूछे जाए तो आप ये बोल दीजिए, लेकिन इसमें भी देखो कंडीशन ये होती है कि दो टाइप क्या बन गई। ये जो कंडीशन लिखी हुई है, जितने एग्जाम्पल लिखे हैं, ये सब कहलाते हैं ध्रुवीय अणु कहलाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल है ये। और ये जो यहाँ पर लिखे हैं ये अध्रुवीय अणु लिखे हुए हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? तो पोलर मॉलिक्यूल का मतलब ध्रुवीय अणु जो होते हैं, जैसे NaCl या HCl है, इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या बना? H प्लस और Cl माइनस। दो आवेश हैं, चिन्ह विपरीत है, परिमाण बराबर है, द्विध्रुव बन गया। तो होते क्या है ये? ध्रुवीय वह होते हैं, ध्रुवीय अणु वह हैं जिनके आवेश केंद्र, या आप ये समझिए कि ऐसे अणु जिनके धन व ऋण आवेशों के आवेश केंद्र एक फिक्स डिस्टेंस पर, निश्चित दूरी पर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। इस प्रकार जैसे H प्लस और Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस प्रकार से। अब देखिए ये तो ध्रुवीय हो गए, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जितने ध्रुवीय होंगे उनका क्यू नेट जो होगा, टोटल चार्ज होगा, हमेशा 0 होगा, क्योंकि जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। दूसरी बात, जो डाइपोल होते हैं तो डाइपोल का एक द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसको पहली बात तो बोलते हैं, उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, मतलब द्विध्रुव का एक आवेश और उनके बीच की जो अल्पतम दूरी होती है, दोनों का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो डायमेंशन, अगर इसका मात्रक चेक करो तो मात्रक कूलाम, इसका मात्रक मीटर तो कूलाम मीटर। डायमेंशन निकालनी हो तो Q इक्वल टू IT इंटू L, इसकी डायमेंशन A, टाइम की T और लेंथ की L हो जाएगी, तो डायमेंशन हो गई। तो पहचान देखो, डेफिनेशन अगर बोलना हो ध्रुवीय के तो क्या बोलेंगे कि ऐसे अणु जिनके धन व ऋण आवेशों के आवेश केंद्र निश्चित दूरी पर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु कहलाते हैं, या पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। या फिर आप ऐसे बोलिए कि ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका क्यू नेट जो होता है हमेशा 0 होता है, बट P जो होता है, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, वो कभी भी 0 इनका नहीं होता है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। फिजिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव बताया गया है, वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव बताया गया है, लेकिन फिजिक्स में फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप चलिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, हमेशा उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है। तो कब इसमें पहचान क्या बनी? तो क्यू नेट जो होता है इनका हमेशा 0 होता है,
और स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है कभी भी जीरो नहीं होता है। और क्या पहचान है, अगर इनको स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे होते हैं। कब, जब वैद्युत क्षेत्र इन पर ना लगाया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है तो इनके मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट ऐसे रहता है अपने आप से। और अगर मान लो बाहर से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, एक्सटर्नल बाह्य वैद्युत क्षेत्र अगर आपने लगाया इस पर, तो जितने भी इनके मॉलिक्यूल हैं इन पर एक बलागुण मतलब टॉर्क काम करना शुरू कर देगा। और टॉर्क क्या करेगा, इनको मूव करके इनकी जो डायरेक्शन हो किधर कर देगा, एक्सटर्नल की तरफ। मतलब ये सब मॉलिक्यूल मूव कर देंगे ऐसे। इस प्रकार से क्यों ऐसे हो गया, क्योंकि जिधर ई एक्सटर्नल होता है जो पी होता है पी भी उधर होना चाहिए। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन है और ई की डायरेक्शन दोनों एक ही हो जानी चाहिए। तो तुरंत पी काम करेगा और पी क्या होगा, पी की डायरेक्शन हो जाएगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और वैद्युत द्विध्रुव क्या करता है उनको घुमा करके एक ही डायरेक्शन बना देता है। तो ये थे पोलर। नॉन पोलर में क्या होगा, नॉन पोलर के थ्रू कौन कौन से आते हैं, CCl4 हो गया, CO2 हो गया, H2 है, N2 है, ये सब बने नॉन पोलर। अब नॉन पोलर में क्या होगा, देखो स्ट्रक्चर मान लो CCl4 है, इस प्रकार अरेंजमेंट बनेगा इनका। अब इसमें ये नेगेटिव और ये कैसा बना पॉजिटिव, मतलब एक प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखो पी की डायरेक्शन क्या होगा, तो पी जो होगा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे, यहाँ पर पी ऐसे, यहाँ पर पी ऐसे, और यहाँ पर स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा इस प्रकार ऊपर की ओर। तो इनमें क्या होता है, इनमें टोटल चार्ज क्यू नेट जो होता है हमेशा जीरो, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण भी जीरो। लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब इनको अगर देखा जाए ध्यान से, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इनका अरेंजमेंट ऐसे होता है, इस प्रकार से। और बाह्य वैद्युत क्षेत्र अगर मान लो एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र इन पर लगा दिया जाए, एक्सटर्नल अगर एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र लगाया तो इनमें भी क्या होगा, ये जो आयन है बाहर निकल जाएंगे से, प्लस अलग हो जाएगा, माइनस अलग हो जाएगा, इस प्रकार से। क्योंकि इन पर भी टॉर्क काम करता है, और टॉर्क क्या कर देगा, जो इसमें आयन है आयन को यहाँ से विस्थापित कर देता है। तो कहने का मतलब अध्रुवीय ऐसे अणु होते हैं जिनमें धन व ऋण आवेशों के आवेश केंद्र परस्पर संपाती होते हैं। मतलब उनका क्यूनेट जो होगा वो जीरो होगा, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण भी जो होगा वो भी जीरो होगा। वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो इस प्रकार अरेंजमेंट, अगर वैद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल लगा दिया जाए तो उनके जो मॉलिक्यूल है वहां से वो विस्थापित होना शुरू होगा, आयन जो है विस्थापित हो जाते हैं। तो ये बन गए डाइपोल की कंडीशन थी। अब डाइपोल के द्वारा देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे निकालनी होती है। तो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के देखो दो कंडीशन है। पहला होता है अक्षीय मतलब एक्सियल पोजीशन, और दूसरा होता है निरक्षीय इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। तो अक्षीय में क्या होगा, अक्षीय स्थिति में एक्सियल पोजीशन में, तो डाइपोल को देखो जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे करते हैं, माइनस चार्ज पहले और प्लस चार्ज बाद में। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इसकी वजह से उधर और इसकी वजह से भी उधर, मतलब नेट जो ई होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, और पी जो होता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। तो इसका पहले एक डाइपोल बनाते हैं, बीच की डिस्टेंस कितनी 2 है, तो यहां से ये मिड पॉइंट हुआ, ये लेंथ हो गई L, और ये भी कितनी बन गई, L बन गई। अब यहां से देखिए, यहां से एक्सियल पोजीशन है, इसका मतलब यहां एक्सिस से इसके r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लो A है, और यहां पर हमें क्या निकालना है, टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इसकी वजह से टोटल वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अब क्या करेंगे, पहली बात इन चार्ज की वजह से मानिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, तो अगर मैं मान लूं प्लस की वजह से E1 और इस माइनस की वजह से E1 और प्लस की वजह से अगर E2 मान लें, तो इस वाले पॉइंट पर देखो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा माइनस की ओर होती है, तो E1 हो गया इधर
और प्लस की वजह से इंटेंसिटी जो होती है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज की होती है, तो ये ऐसे ही तो अब कितनी बनी, तो इनकी वैल्यू लिखते हैं। प्लस के कारण कितना बना E1 के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी, तो डिस्टेंस देखिए यहां से R प्लस L का स्क्वायर, माइनस की वजह से कितनी बनी E2 के क्यू बाई, सॉरी माइनस की वजह से प्लस की वजह से, तो प्लस की वजह से कितनी बनी E2। अब इसकी डिस्टेंस देखिए यहां से ये, तो टोटल है R, L हटाओ बची कितनी, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। अब यहां पर नेट कैसे निकालेंगे आप, तो ई नेट निकालने के लिए मतलब परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रिजल्टेंट अगर निकालना है, तो देखिए हम कम ज्यादा इसमें चेक कर लो। यहां पर देखो इसका हर बड़ा है तो इसकी वैल्यू घट जाएगी, और यहां पर हर छोटा हुआ तो ये हर बढ़ा तो ये कम हुआ, और यहां पर हर घट गया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो कौन ज्यादा है E2। तो क्या करोगे जब नेट निकालोगे तो E2 माइनस E1 करना पड़ा। अब इनकी वैल्यू रखो, अगर E2 की वैल्यू यहां और E1 की वैल्यू यहां, तो KQ मिल गया कॉमन, तो बचा कितना R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर। इसको हल करिए तो KQ ब्रैकेट में यहाँ A माइनस बी, यहाँ A प्लस बी, तो क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये यहाँ और होल स्क्वायर ओपन करो, R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब इसको माइनस को ओपन करेंगे सब साइन चेंज हो जाएंगे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, ये दोनों कैंसिल हुए, बचा कितना, तो KQ 2 और 2 बने 4, तो एक 2 अलग कर लीजिए और बाकी 2RL एक साथ अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान देखो L जो होता है बहुत ही कम होता है, किसके रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में, मतलब R जो है बहुत ज्यादा होगा L से, और L की वैल्यू जो होगी बहुत कम, और कम राशियों का अगर स्क्वायर किया जाए तो वैल्यू और घट जाती है। मान लो 0.1 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करो तो 0.01, और ऐसी राशियों को हम फिजिक्स में हटा देते हैं, तो L स्क्वायर जो है इसको अप्रोक्सीमेट कितना कर देंगे 0। अगर L स्क्वायर हटा यहां से तो बचा कितना 2KQ बाई R पावर कितनी बनी 4 इंटू 2RL, इस R से R कैंसिल, बचा अब यहां पर सॉल्व करिए 2K बाई R की पावर 3, अब Q ये वाला 2 और QL एक साथ, मतलब Q इंटू 2L एक साथ लिखिए, इस Q को और ये 2L को एक साथ, तो Q इंटू 2L इज इक्वल टू होता है P मतलब स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसकी जगह पर P लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू कितना आया 2K बाई R क्यूब इंटू कितना बना P, अब K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट P बाई R क्यूब, ये फार्मूला निकाल के आया। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो एक कॉमन पॉइंट और एक लास्ट में पॉइंट निकला क्या, यहां पर E नेट किधर है, तो यहां पर अगर हमने E1 अगर माइनस की वजह से माना है और E2 प्लस की वजह से माना है, तो ज्यादा कौन बना E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E2 से E1 घटाया तो ज्यादा कौन है E2, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो E2 की डायरेक्शन, मतलब ऐसे बाहर बनी। लेकिन इसका P जो होगा ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो P की डायरेक्शन जो होगी, P की डायरेक्शन कैसे होती है, P की डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस होती है, तो P की भी डायरेक्शन ऐसे, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो E और P दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो एक्सियल पोजीशन ये हो गई, मतलब वैद्युत अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं इसके द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में अगर तीव्रता निकालते हैं तो आप ऐसे हल करेंगे। अब अगर मान लो इक्वेटोरियल पर पूछा जाए निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय पोजीशन का मतलब है जैसे माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, डिस्टेंस बाई 2L, तो इधर भी L और ये भी डिस्टेंस बनी L। अब यहां से निरक्षीय का मतलब यहां से कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, अगर हमको यहां पर मान लो इंटेंसिटी निकालनी है नेट, तो हमने क्या माना था पिछले में, माइनस की वजह से E1 और प्लस की वजह से अगर E2 माने तो इसको मिला इस पॉइंट पर, तो ये माइनस की वजह से जो भी इंटेंसिटी होगी वो माइनस की तरफ होगी, मतलब ऐसे कितनी बनी E1। अब अगर ये थीटा तो पैरेलल लाइन खींचिए, तो ये भी कितना बना थीटा। अब अगर ये थीटा बना
तो ये बना परिणामी। परिणामी अब विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, और सदिश अगर कोण बनाता है तो उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। तो इसका एक क्षैतिज में बन गया कितना, E1 cos थीटा, तो दूसरा हो गया इधर E2 sin थीटा। ये दो वेक्टर हो गए। प्लस की वजह से तो इसको कंप्लीट करिए ऐसे, प्लस की वजह से जो भी इंटेंसिटी बनेगी वो ऐसे बाहर बनेगी। कितनी बनी, E2। अब अगर ये थीटा तो ये भी कितना बना, थीटा। इसके भी दो कंपोनेंट, एक इसी पर हो गया E2 cos थीटा, तो दूसरा किधर हो गया ऊपर E2 sin थीटा। अब यहां पर ये चेक कर लेते हैं कि इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी बनी। मतलब E1 बराबर होगा E2 बराबर KQ बाई आर स्क्वायर। आर कौन सा, तो जहां पर इंटेंसिटी निकाल रहे हो वहां से चार्ज की दूरी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बनी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये आर और ये एल डायगोनल इतना हो गया, सॉरी हाइपोटेन्यूस इतना बना, तो कितना बन गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो E1 E2 जो होंगे वो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, अगर E1 E2 बराबर है, E1 E2 बराबर, कोण बराबर, तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो गए। बचे कौन से, ये वाले, और इनकी डायरेक्शन सब एक ही तरफ। तो क्या लिखोगे, जो भी E नेट बना वो कितना बनेगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं E cos थीटा और 2 साथ में, क्योंकि E1 E2 बराबर बराबर। E की वैल्यू कितनी, तो KQ बाई आर, आर कितना, cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में निकालिए। तो इस ट्रायंगल में आधार हो गया L और कर्ण हो गया कितना, तो cos थीटा कितना बना, R बटा L बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कहां से, cos थीटा इस ट्रायंगल से निकाला, L बटा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक घात और यहां पर इस अंडर रूट का मतलब है 1/2, तो दोनों कंबाइंड करो, तो 2KQL अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर की होल घात 3/2। फिर वही फोर्थ कंडीशन, क्या कि आर जो है ज्यादा है किससे, एल से, और एल स्क्वायर जो होगा अप्रोक्सीमेट कितना करेंगे, क्योंकि कम राशियों का स्क्वायर करेंगे वैल्यू और घट जाएगी, तो उसको अप्रोक्सीमेट कितना कर देंगे, 0। अगर ये 0 तो कितना बचा, 2KQL अपॉन आर स्क्वायर होल पावर 3/2, क्योंकि ये 0 हुआ, 2 और 2 कैंसिल। अब यहां ध्यान देखो, ये और ये 2 साथ ले लो, 2QL किसके बराबर P, तो क्या बन गया K P अपॉन R की पावर 3, मतलब P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इन दोनों को हटाया यहां से, K की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई RQ। तो ये आ गया फार्मूला इक्वेटोरियल पर। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता था, तो अक्षीय निरक्षीय के मतलब वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसके कारण अगर हमको तीव्रता निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो उसके दो तरीके होते हैं। कौन सा होता है, एक्सियल पोजीशन, दूसरी कौन सी होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन। अब यहाँ पर देखिए P और T के डायरेक्शन चेक करो, यहाँ पर E नेट किधर है, तो E नेट ऐसे लेफ्ट साइड में, E नेट ऐसे लेफ्ट में, क्योंकि यही तो कंपोनेंट जुड़े। और जो भी P की डायरेक्शन होगी, P की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब P की डायरेक्शन ये। तो इस फार्मूले में E और P एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये दो प्रॉपर्टी इसकी बनी। नेक्स्ट, अब अगर आपको मान लो इसमें और भी दो कंडीशन है। अगर किसी डाइपोल को एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके फिर उसको मूव कराया जाए या रखा जाए उस पर, तो जैसे रखोगे उसके दोनों सिरों पर फोर्स लगेंगे, एंगल पे रखोगे फोर्स लग जाएंगे, और फोर्स लगेंगे तो कितना टॉर्क बना, आपको टॉर्क निकालना होगा। तो हमको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। किसकी वजह से, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर लगने वाला बल आघूर्ण आपको निकालना है। कैसे, तो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती, इस प्रकार, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक डाइपोल को मान लो ऐसे ने रखा है, यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, डिस्टेंस कितनी होती है 2L। यहां कितने एंगल पर, तो एंगल किसके बीच का, देखो E ऐसे, P की डायरेक्शन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे,
तो इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। मतलब ये कितना हो गया? थीटा हो गया। कहीं पे बना लीजिए एंगल कितना बना? थीटा। अगर ध्यान से देखो तो प्लस पर हमेशा जो वैद्युत बल लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा? तो प्लस पर जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो हमेशा ई की डायरेक्शन में ही लगता है, ई इधर। तो इस पर जो भी ई क्यू लगा वो इसी डायरेक्शन में लगा। नेगेटिव पर अगर ई क्यू चेक किया जाए किधर लगेगा, तो नेगेटिव पर ई के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन लगता है। तो यहाँ पर फोर्स जो लगा किधर लगा? अपोजिट डायरेक्शन में से। यहाँ पर उसी दिशा में और यहाँ अपोजिट। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ई क्यू और ई क्यू बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट फोर्स जो हुआ कितना बना? 0। अब अगर इसको मान लो हम कंप्लीट करें से, एक राइट ट्रायंगल बना यहां से, इनका नाम लिख लीजिए ए बी सी। ये एंगल उठा के यहां से ऊपर ये थीटा। तो टॉर्क कितना बना? तो टॉर्क बराबर क्या होगा? बलाघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणे क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो बल कितना हो गया? तो बल हो गया ई क्यू। लंबवत दूरी कितनी बन गई? तो लंबवत दूरी देखो बेटा ये हो गई, इसका नाम क्या है? बी सी। अब बी सी कितना बना इसमें? तो इस ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा ले लें तो ये लंब बन जाएगा और ये कर्ण हो गया। तो साइन थीटा लंब हो गया बीसी और कर्ण कितना बन गया? 2l। मल्टीप्लाई करो तो बीसी इज इक्वल टू कितना आया? 2l साइन थीटा। यहां पर अगर वैल्यू रखी जाए तो कितना आया? ई क्यू 2l साइन थीटा। अब ये जो इतना लिखा हुआ है ये किसके इक्वल होता है? तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। तो टाउ इज इक्वल टू कितना आ गया? PE साइन थीटा। ये फार्मूला ऐसा बना। अब यहां पर एक बात और देखिए, टाउ कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। सदिश राशि अगर है तो फिर सदिश में इसका फार्मूला क्या बना? तो सदिश के लिए आपने एक चीज पढ़ी थी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। अगर यहां से आप ध्यान से देखो तो इसको अगर ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए बी साइन थीटा लिखा हुआ है। तो अगर ये पीई साइन थीटा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? टॉर्क और वेक्टर लगाया तो इसको क्या लिखोगे? वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो वेक्टर फॉर्म इसका ये बना। पी क्रॉस ई जो होगा किसके बराबर होगा? पी साइन थीटा के इक्वल होगा। तो ये वेक्टर बना। अच्छा ग्राफ क्या बना इसका? तो ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? देखिए ये जो होते हैं बेटा फेज होते हैं, तरंग बनाते हैं हमेशा। तो तरंग ही बनेंगे, लेकिन कैसे? जैसे ये 0 हुआ, इस पर हमको टॉर्क चाहिए और ये एंगल थीटा चल रहा है इसके। अगर थीटा 0 करें यहां पर, तो जैसे 0 रखोगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 किया, मतलब यहां गए। अब 0 रखोगे तो साइन 0 का मान 0, मतलब टॉर्क भी 0, तो यही पे आ गए सीधे। 90 रख दिया जाए। जैसे 90 करोगे यहां पर, तो थीटा इज इक्वल टू अगर 90 किया आपने तो टॉर्क जो होगा कितना हो जाएगा? P, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा उसके केस में, वो मैक्स होगा। तो इसका ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ? अगर मैक्स मान लो ये बना टाउ मैक्स, तो स्टार्टिंग मुझे कितने से करनी? मूल बिंदु से करनी है। क्यों? क्योंकि 0 पर कितना वैल्यू हो रही है? 0। तो यहां से स्टार्ट करें ऐसे। इस प्रकार ग्राफ बनेगा इसका। ये हो गया मैक्सिमम, मतलब ये 90 पर आए, फिर उसके बाद यहां पर भी मैक्सिमम बनेगा, फिर 0 होगा, मैक्सिमम होगा, फिर 0 होगा। इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। ये तो हो गया टॉर्क। अब अगर मान लो कि इसी डाइपोल को एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके फिर इसको मूव कराएं, तो मूव कराने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, मतलब कार्य कितना करना पड़ेगा, तो उसको भी चेक करते हैं। देखिए आज इसको खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको सर इसमें न्यूमेरिकली कराएंगे, एक्सरसाइज किलोमीटर सॉल्व कराएंगे। अब क्या करना है हमको? तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य मुझे निकालना, वर्क डन निकालना कितना होगा। तो ध्यान देखो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई एक समान, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले क्या किया हमने? एक डाइपोल ऐसे रखा द्विध्रुव को, -q और +q, कितने एंगल पर? तो यहां से मान लो कितने पर पहले किया था? थीटा बनते। अब इसको हम क्या करते हैं? इसको और कोण पर बढ़ा देते हैं।
तो ये प्लस क्यू हो गया और ये माइनस क्यू हो गया। अब एंगल कितना बना दिया, θ2। अगर इसको मान लो हमने θ1 से क्या किया, θ2 पर इसको लाए। अगर इसको थोड़ा सा dθ, अगर dθ मान लो विस्थापित करें तो कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन जो होगा dw होगा, ये टाउ इंटू कितना बनेगा dθ। और टाउ इज इक्वल टू अभी आपने पढ़ा था p sin θ। अगर यहां पे रख दिया जाए तो dw इज इक्वल टू p कितना बना sin θ इंटू dθ। कहां से घुमाया इसको, θ1 से मैंने θ2 पे इसको घुमाया। तो ये इंटीग्रेशन कर दीजिए, इधर भी इंटीग्रेशन, लिमिट। तो लिमिट कितनी बनी, θ1 से θ2। अब एक dw का समाकलन w इंटू पी कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। अब अगर वैल्यू रखी जाए इसमें तो w इज इक्वल टू माइनस पी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, माइनस अंदर लो तो w इज इक्वल टू कितना आया, p कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, क्योंकि माइनस चिन्ह आने से इनके साइन बदल जाएंगे। ये कंडीशन ऊपर का टर्म यहां से आया। अब इसमें एक और कंडीशन होता, क्या प्रॉपर्टी क्या है इसकी, न्यूमेरिकल में कैसे कैसे आपको अच्छे से समझना है। पहली बात, इसका जो स्थायी संतुलन होता है, स्थायी संतुलन स्टेबल इक्विलिब्रियम जो कंडीशन होगी इसकी, वो हमेशा जब ई की डायरेक्शन में पी होगा तभी स्थायी संतुलन होगा। मतलब डाइपोल को भी हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। द्विध्रुव को अगर वैसे ऐसे रखने का मतलब है कि इसका पी जो होगा वो पी और ई दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर है तो कहलाएगी स्थायी संतुलन। मतलब कहने का है कि थीटा जो होगा वो कितना होगा, 0। तो अगर मैं इसको, दो प्रॉपर्टी है, यदि मैं इसको स्थायी संतुलन से थीटा कोण पर विस्थापित कर दूं, पहली प्रॉपर्टी, मतलब स्थायी संतुलन से क्या कर दें, मतलब θ1 जो है कितना कर दें, 0। 0 से θ2 को कितना कर दें, थीटा भी सिर्फ आगे न्यूमेरिकल होगा। कहेगा स्थायी संतुलन से 60 पे कर दिया गया, स्थायी संतुलन से 30 पे घुमा दिया गया, स्थायी से 90 पर कर दिया गया, तो वर्गडन कितना होगा। तो ये न्यूमेरिकल आप कैसे बनेंगे। तो वही क्या किया मैंने, स्थायी संतुलन का मतलब है पी और ई एक दिशा में और एक डायरेक्शन है, तो मतलब थीटा कितना बना, 0। पहले एंगल कितना बन गया, 0। अब वहां से कितना घुमाया मैंने, थीटा पर, तो डब्ल्यू वर्क डन कितना होगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी, 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 कॉस थीटा, ये फार्मूला निकल गया। और अगर स्थायी संतुलन से इसको मैं कितना घुमा दूं, 180 पे कर दूं या 90 पर कर दूं, तो 90 पर अगर कर देता हूं यहां पर स्थायी संतुलन 90 पर, तो θ1 से कितने पर किया, θ1 को मैंने 0 किया और θ2 को कितना कर दिया, 90 कर दिया। तो 90 करने पे जो भी वर्क डन होगा वो कितना आएगा, केवल पीई हो जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होगी और cos 90 की वैल्यू 0 होगी, तो वर्क डन जो होगा केवल पीई होगा। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं इसको स्थायी संतुलन से, मतलब θ1 को 0 अंश से θ2 को कितना कर दूं, 180। तो जैसे 180 करोगे तो ये 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस 1 1 जुड़ के बन गए 2, मतलब वर्क डन जो होगा वो 2p उस केस में हो जाएगा। चाहो तो डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल लगाना है इसे, या आप एक एक स्टेप समझ के लगाना। तो ये तो हो गई कंडीशन, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी द्विध्रुव को रख करके थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वर्क डन ये होगा। ये 3 स्थितियां जो है, कंडीशन जो है वो आपको ध्यान रखनी है। अब एक और स्थिति है छोटी सी, उसको समझ लेते हैं इसी में। कि अगर डाइपो, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को अगर रखा जाए तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी बनेगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी। तो उसको चेक करने के लिए देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगी वो किसके इक्वल होगी, डाइपोल को, मतलब द्विध्रुव को अनंत से अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर लाके रखा जाए तो जो भी उस दौरान कार्य करना पड़ेगा, मतलब जो वर्कडन, नेट वर्कडन होगा, टोटल जो कार्य होगा वही किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। कहने का मतलब ये
कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऐसे, अब इसमें किसी डाइपोल को हम ला करके थीटा कोण पे रख दें, तो वहां अनंत से डाइपोल को इसमें थीटा कोण पे रखने पे हमको जितना टोटल कार्य करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा, वही जो होगी वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। और किसके इक्वल होगा, टोटल वर्क डन के। अब ये वर्क डन कितना, तो वर्क डन आपको पता है कितना होगा, तो W इक्वल टू आपने पढ़ा था P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना, अब ये वैल्यू यहां रख लेते हैं, तो U इक्वल टू कितना आया W, और W इक्वल टू कितना आया P cos थीटा 1 माइनस P cos थीटा 2। ये कंडीशन है। अगर इसमें इसको ऐसा करते हैं, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब ये हो गया W1 और ये हो गया W2। W1 क्या है, तो W1 है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को अगर लंबवत डायरेक्शन में रखा जाए ऐसे माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये डिस्टेंस 2m, लंबवत डायरेक्शन में अगर हम रख देते हैं तो उस दौरान जो भी कार्य किया जाएगा वो W1 होगा। मतलब इस केस में थीटा 1 जितना बना, थीटा 1 कितना बन गया 90, थीटा 1 90, तो ये वर्क डन खत्म, 0 हुआ। अब अगर इसको लंबवत डायरेक्शन से हम कुछ कोण पे मूव करा दें सेकंड स्टेप, तो W2 हो जाएगा। परपेंडिकुलर से कितने प्लाई, थीटा प्लस क्यू और माइनस क्यू, कितने पर मोड़ दिया, थीटा। अगर थीटा पे लाए इसको तो उस दौरान जो कार्य करना पड़ा वो क्या कहलाया, W2 कहलाया। मतलब अब थीटा 2 जो है वो कितना हो गया, थीटा हो गया। तो वैल्यू कितनी है यहाँ से, U इज इक्वल टू, ये तो खत्म, माइनस P cos थीटा, ये फार्मूला बना। ये क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। अब वैद्युत स्थिति ऊर्जा में इसका सदिश फॉर्म क्या होगा, चित्र बेटा जरूरी है, बिना चित्र के कुछ नहीं पढ़ना है आपको। सदिश रूप क्या हो गया, तो एनर्जी जो होती है वो बेटा स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा एक और फार्मूला देखिए, A डॉट बी आपने पढ़ा होगा, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहां पे देखिए ए बी कॉस थीटा, मतलब ए और बी की जगह क्या कर सकते हैं, P इंटू ई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस P डॉट ई। P डॉट ई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, P cos थीटा के इक्वल। तो वेक्टर फॉर्म अगर पूछा जाए तो वेक्टर फॉर्म में ये बोलेगा। अब इसकी देखो क्या स्थितियां हैं, इसकी भी दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति कौन सी है, पहली देखो स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन में क्या होगा, स्थायी संतुलन में हमेशा जो एनर्जी होगी, एनर्जी होती है वो हमेशा बेटा मिनिमम होती है। मिनिमम कैसे, आप ऐसे समझिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्थायी में क्या होता है, डाइपोल को ऐसे रखा जाता है कि P और E दोनों एक ही डायरेक्शन में बना है। अगर एक डायरेक्शन में है तो थीटा कितना बना, 0, थीटा 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, +1। अगर ये +1 हुआ तो U इज इक्वल टू कितना था, माइनस P cos थीटा, मतलब U की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, माइनस की P हो गई। मतलब U जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा उसके लिए। तो स्थायी संतुलन में हमेशा जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती है हमेशा कैसी होती है, माइनस की होती है। अस्थायी, अस्थायी संतुलन में क्या होगा, अस्थायी में इसको क्या कर देना, मुझे 180 पे घुमा देना होता है। E मतलब इधर हो गया माइनस क्यू, इधर हो गया प्लस क्यू। अब P की डायरेक्शन इधर होगी तो P की डायरेक्शन ऐसे हो गई। यहां थीटा कितना बन गया, 180। अगर थीटा 180 तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1। अगर ये वैल्यू यहां रखी जाए तो U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का P आ जाएगा। तो 180 -1 माइनस प्लस, मतलब U जो होगा उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्स। तो एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। मतलब अस्थायी में एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होती है और स्थायी में क्या होती है, एनर्जी हमेशा मिनिमम होती है। ग्राफ क्या बना इसमें, तो ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा,
U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, फेज है, तरंग बनेगी। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 करें तो एनर्जी माइनस पी, थीटा 0 करने पे एनर्जी माइनस की वैल्यू ऊपर मैक्सिमम, ऊपर होगा यू मैक्स और नीचे यू मिनिमम। 0 करने पे वैल्यू बनी माइनस पी का मतलब इधर वैल्यू कहीं आ गई, ये माइनस पी, माइनस का पी। और अगर मान बढ़ाते जाए तो वैल्यू अपने चेंज होती जाएगी, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बना। तो आज के लेक्चर में आपको लगभग चैप्टर कवर हो गया। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या मिलेंगे, टोटल एक्सरसाइज जो इसकी होगी वो पूरी हम सॉल्व करा देंगे। थैंक यू।